ए वेरी गुड इवनिंग क्लास 9th। नेताजी का चश्मा नामक पाठ अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि महान उपन्यासकार एवं कहानीकार स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। और इस कहानी को लिखने का उद्देश्य लेखक का यह स्पष्ट करना है कि देश के जो सभी छोटे बड़े व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना होती है और वे भी अपने अपने तरीक़ों से और सामर्थ्य से देश के निर्माण में किसी न किसी तरह योगदान देते हैं। इसलिए हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वह छोटे से छोटा प्रयास ही क्यों न हो, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सच्ची देशभक्ति क्या है? यदि देशभक्ति शब्द को एक पंक्ति में परिभाषित करना हो तो वह यह है कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने तन, मन और धन से अपने देश के प्रति समर्पित होना ही सच्ची देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे ही देशभक्ति की प्रेरणा से ही हमारी जो फ़ौजें हैं वे सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रही हैं देश की रक्षा के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जो युवा वर्ग है वह आज केवल फेसबुक, टिकटॉक, वीडियो गेम, पबजी वगैरह पता नहीं क्या क्या, इन सब में डूबा हुआ है। वास्तव में यह हमारे लिए एक दुखद स्थिति है, क्योंकि आज हमारा देश एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी आप देखते रहते हैं, जगह जगह धर्म और जाति के नाम पर दंगे फसाद, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह सब एक आम बात सी हो गई है। पहले ही हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कैसे इन स्वार्थी जो तत्व हैं उनसे होने वाले नुकसान से होने वाली भरपाई कैसे होगी? इसीलिए हमारे देश के युवाओं को ज़रूरत है कि हमारे देश के जो युवा हैं वे केवल देशभक्ति की भावना अपने मन में बसाएं और देश के विकास में, उसकी तरक्की में अपना योगदान किसी न किसी रूप में अवश्य दें। प्यारे बच्चों, देशभक्ति शब्द का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहरा करके और उसके बाद उसके साथ सेल्फ़ी ले करके और फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो शेयर करना, यह देशभक्ति नहीं है। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझने की आवश्यकता है कि किस तरह हम अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अनेक रूप में आज हमारा देश समस्याओं से ग्रसित है। आप देख सकते हैं आज़ादी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। कोई सड़कों पर अपने घर का गंदा नाला बहा रहा है, लोग पान मसाला गुटखा थूक करके सड़कों को गंदा कर रहे हैं, लोग ट्रेन के बिना टिकट की यात्रा करते हैं, टैक्स बचाने के लिए न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, जिससे कि देश को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को। और तो और यहाँ तक कि जो रिश्वत है उसको भी गिफ्ट के रूप में ले करके और बड़ी शान समझते हैं हम लोग। तो क्या यह है हमारी देशभक्ति? क्या ऐसे हम अपने अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं? यह चिंतनीय विषय है। इन सब तथ्यों पर गौर करने की आवश्यकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में किसी न किसी रूप में जो भी संभव हो, हमें अपने स्तर पर देश हित के लिए, देश की भलाई के लिए प्रयास करने चाहिए। ज़्यादा कुछ ना हो सके तो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख करके, बिजली पानी को बचा करके, क्योंकि यह भी एक अमूल्य धरोहर है,
इस तरह से भी और अन्न को बचा करके करके इस तरह भी आप अपना योगदान दे सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक जिसका नाम कैप्टन चश्मे वाला है, इसके माध्यम से और देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा कर रहे हैं इस कहानी में, जो अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं और अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो आइए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने में विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट, और सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो बच्चों, एक हालदार साहब नामक व्यक्ति हैं, जिनको हालदार साहब कहा जाता है, जो कि हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं। वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनको उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है। उस कस्बे के बारे में बतलाया गया है कि जो कि बहुत बड़ा नहीं है कि नहीं। कुछ पक्के मकान, 1-2 सिनेमा घर, है ना, एक बाज़ार, लड़के लड़कियों का स्कूल इत्यादि, सीमेंट का कारखाना और एक नगर पालिका वहाँ पर है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि नगर पालिका कुछ न कुछ कस्बे में काम करवाती रहती है, और नगर पालिका के द्वारा ही जो कस्बा है उसके मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवाई गई। जल्दबाजी में और बजट कम होने के कारण, या समयावधि जो बोर्ड की होती है वो पूरी होने की स्थिति में, उससे पहले ही क्या किया गया कि मूर्ति बनाने का जो काम था वहीं हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया था, और उन्होंने भी जल्दबाजी में नेताजी की मूर्ति बनाई। हालांकि मूर्ति बहुत अधिक सुंदर थी, परंतु नेताजी की मूर्ति की आंखों पर जो मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं बना हुआ था। हो सकता है कि जल्दबाजी में भूल गए हों या जो भी कारण रहा हो, तो उसके स्थान पर सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे
और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, इस तरह से जब हवलदार साहब वहाँ पहुँचते हैं, पान खाने के लिए रुकते हैं, तो उन्होंने उनकी नज़र उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जाती है। ठीक है, तो जिसको देख करके वह कौतूहल से भर जाते हैं, यह देख कर कि वाह भाई, जो चश्मा लगा हुआ है मूर्ति पर वह क्या है, संगमरमर का नहीं है बल्कि जो रियल चश्मा है। इसके बाद क्या हुआ कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यह भाव हवलदार साहब के मन में आए। उसके बाद क्योंकि वे 15-15 दिन के अंतराल पर उस कस्बे से गुजरते रहते थे, तो जब दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें जो है मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार गए थे तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़िया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर तीसरी बार जब उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर नया चश्मा था। अब हवलदार साहब को आदत सी पड़ गई थी, जब भी वे उस कस्बे के चौराहे से गुजरते तो वहाँ पर रुकते थे, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। और जब एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, ठीक है, एक बार जब उनसे रहा नहीं गया, उनके मन में जो कौतूहल था कि यह क्या है, मतलब बार बार मूर्ति का चश्मा बदलना कैसे संभव है यह, तो उन्होंने उस पान वाले से ही पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, काला मोटा आदमी, खुशमिजाज आदमी। हवलदार साहब का प्रश्न सुन करके वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला क्या बोला उसने कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो पान वाले ने समझाया कि जो कैप्टन चश्मे वाला वो क्या करता है, मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। तो फिर हवलदार साहब ने पूछा कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे, इसलिए वह बार बार प्रश्न पूछने पर लगे हुए थे। तो तब पान वाले ने समझाया कि जैसे कोई ग्राहक आया, मतलब समझो उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा वो फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, मूर्ति वाला जो चौखट है वह उतार करके ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा मूर्ति पर फिट कर देता है। अब हवलदार साहब को कुछ न कुछ बात समझ में आ गई। अब उन्होंने अपने मन में एक कहानी बनाई, किस तरह से कि ये जो चश्मे वाला है इसका नाम कैप्टन है और उसको जो नेताजी की मूर्ति है वह बगैर चश्मे के बुरी लगती है, शायद उसको आहत करती है। तो मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा उसको लगता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है कि चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। ठीक है, इस तरह से हवलदार साहब ने उस चश्मे बदलने की कहानी को लेकर एक थीम अपने मन में बनाई। लेकिन उनका कौतूहल अभी भी शांत नहीं हुआ है, वह लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं पान वाले से। लेकिन भाई, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा आखिर गया कहाँ। ठीक है, तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, अब उसने पूरी बात बता दी कि जिसने यह मूर्ति बनाई थी वह मास्टर चश्मा बनाना भूल गया।
पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या हो सकता है कि उसने कोशिश की हो और वह असफल रहा हो, या फिर बनाते बनाते और कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा लेकिन वह निकल गया होगा। इस तरह से कई सारी बातें हवलदार साहब के मन में घूम रही थी कौतूहलवश, क्योंकि वह आदी हो चुके थे। उस कस्बे से जब भी गुजरते थे, नया चश्मा देखते थे, तो उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे और उतने ही प्रकार के उत्तर भी। अब हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े। क्योंकि उनका कौतूहल शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो उन्होंने पान वाले के पास जाकर के फिर से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला आखिर है कौन? क्या यह कोई नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इस तरह से जब तिरस्कार पूर्वक उस कैप्टन चश्मे वाले के लिए यह कहा कि नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पूरा पागल है, तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा, बेहद बूढ़ा, मरियल सा और लंगड़ा सा आदमी जो है, सिर पर गांधी टोपी पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए और एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है और फेरी लगाता है। यह सोच करके हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब वह पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, चश्मे वाला तो ठीक है लेकिन कैप्टन क्यों कहते हैं, तो क्या यही इसका वास्तविक नाम है? अब उन्होंने पान वाले से फिर से जैसे ही पूछने की कोशिश की, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक लगातार हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते, मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते रहते। कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा उस मूर्ति पर ज़रूर होता था। और जब भी वो वहाँ से गुजरते तो उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए मानो वह जो घटना होती थी वह पर्याप्त थी। एक बार क्या होता है कि जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। उसके बाद अगली बार भी जब आए तो उस समय भी जो है देखा तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात हो गई? तो बेचारा जो पान वाला था वह उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब अब इसके बाद कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल खड़े रहे, पान के पैसे चुकाए और जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। उनके मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति थी। यही बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है।
और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती रहती है। यह सोच कर के वे बड़े दुखी हो गए। उनके क्या तात्पर्य था कि लोग आजकल क्या करते हैं, जो देशभक्त होते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, किसी न किसी रूप में उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से पान वाले ने उस कैप्टन चश्मे वाले का किया। चूँकि वह व्यक्ति बूढ़ा था, मरियल था, लंगड़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्तर पर देशभक्ति के नाम पर जो भी प्रयास किया वह अपने आप में एक सच्ची देशभक्ति कही जा सकती है। तो इसी तरह से उसके बाद हवलदार साहब वहाँ से चले गए। 15 दिन बाद जब फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही उनको ख्याल आया, क्योंकि 2 बार पहले भी उन्होंने देखा था कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो इस बार उन्होंने क्या निश्चय किया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब मर चुका है। तो उन्होंने यह सोचा कि अब क्या करेंगे, आज से वहाँ नहीं रुकेंगे हम, ठीक है, पान भी नहीं खाएंगे और ना ही उस मूर्ति की तरफ देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। और उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया कि अब चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत सारा काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन क्या होता है, आदत से मजबूर, क्योंकि 2 साल से लगातार जब भी हवलदार साहब वहाँ से गुजरते थे तो उनकी आंखें चौराहे पर बनी मूर्ति की ओर, सुभाष जी की मूर्ति की ओर टिक जाती थी। अब आदत से मजबूर आंखें जो हैं चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते। हवलदार साहब ने जीप से कूद करके और तेज़ तेज़ कदमों से वे मूर्ति की तरफ लपक गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा मूर्ति के सामने, वहाँ पर अटेंशन मुद्रा में खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, इस तरह आपने सुना कि इस कहानी के माध्यम से कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद जो परिवर्तन आया, किसी एक बच्चे ने उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए और देशभक्ति के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास उन्होंने वहाँ पर किया। क्योंकि नेताजी को आपने जब भी देखा होगा, उनकी मूर्ति पर या उनकी फ़ोटो पर चश्मा ज़रूर होता है, एक शान चश्मे से उनकी बनती है। तो पहले वह कार्य कैप्टन चश्मे वाले ने किया था और फिर उसके बाद वही कार्य किसी छोटे बच्चे ने, ठीक है, सरकंडे का छोटा सा चश्मा, सरपत नाम का एक पौधा होता है, उससे उन्होंने जो है गोल सा घुमा करके और इस तरह से उसको चश्मे की आकृति देकर और उसको सुभाष जी की मूर्ति पर पहना दिया। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर जो देशभक्ति है उसकी भावना प्रकट हुई किसी न किसी रूप में। तो यह विचार मन में आते ही जो हवलदार साहब थे वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। उन्हें लगा कि वास्तव में जो देशभक्ति है वह प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा के रूप में, चाहे वह कोई छोटा बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, उनके अंदर मौजूद रहती ही है। यह जानकर उनको सोच करके अच्छा भी लगा, जिससे कि उनकी आंखों में पानी निकल आया। तो बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए प्रेम भाव होना चाहिए, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होना चाहिए और किसी न किसी रूप में एक छोटा सा प्रयास जहाँ तक भी हमसे बन पड़े हमें अवश्य करना चाहिए। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। कल से इस पाठ के प्रश्नोत्तर का कार्य हम प्रारंभ करेंगे। आप लोग इस कहानी को भली भांति 1-2 बार अच्छे से अवलोकन कर लें टेक्स्ट बुक से, ताकि आपको इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं और जो भाव हैं वह भली भांति समझ में आ जाएं। धन्यवाद।